वेलकम टू एसएस लॉ। तो फर्स्ट वाली वीडियो में हमने पावर ऑफ इंस्पेक्टर तक कवर कर लिया था, मतलब सेक्शन 9 तक। अब हम सेक्शन 11 देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उन सबको हम कवर करेंगे। सेक्शन 11 क्लीननेस की बात करता है, मतलब इसको मैं कुछ इसमें से कुछ सेक्शन में बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी, तो मैं इनको शॉर्टली भी बता दूँ। सेक्शन 11 क्लीननेस की बात करता है। सेक्शन 12 डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मतलब जो भी इफेक्ट अरेंजमेंट शेल बी मेड इन एवरी फैक्ट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का वेस्ट बच रहा है या डिस्पोजल करने के लिए उन सबको टाइम से हटाना चाहिए। वेंटिलेशन टेम्परेचर, वेंटिलेशन मतलब बिल्कुल सही कंडीशन होना चाहिए, रीजनेबल कंफर्ट, जहाँ पे वर्कर काम करते हैं वो जगह हेल्थी होनी चाहिए। डस्ट एंड फ्यूम, एवरी फैक्ट्री इन विच बाय द रीजन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डस्ट और फ्यूम, ऐसी जगह ना हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट और फम वगैरह है। सेक्शन 15 आर्टिकल ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब टेम्परेचर बिल्कुल सही हो, साफ़ हवा हो, ये सब होना चाहिए। देन आर्टिकल 16 ओवर क्राउडिंग, मतलब इतना ज़्यादा मशीन्स का शोर ना हो कि जिससे वर्कमैन्स को प्रॉब्लम आए। अच्छे से सेक्शन 17 अच्छे से लाइटनिंग होनी चाहिए जिससे वर्कमैन्स को या एम्प्लॉय को प्रॉब्लम ना हो। ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर, सेक्शन 18 बताता है। और सेक्शन 19 लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स, सेक्शन 19 बोलता है कि रेस्ट रूम होना चाहिए, मतलब जहाँ पे कुछ वक्त के लिए एम्प्लॉय आराम कर सके। सेक्शन 20 बोलता है स्पिटून्स, मतलब थूकने की जगह प्रॉपर बनी होनी चाहिए। ये कुछ 11 to 20 सेक्शन है जो बहुत ईजी हैं, जो जिसमें से क्लीननेस, डिस्पोजल, वेंटिलेशन, डस्ट, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी, ओवर क्राउडिंग, लाइटनिंग, ड्रिंकिंग, इन सब की बात की गई है। ये बहुत सिंपल है, आप इसको बस रीड करना है सिंपली। अब इनमें से जो इम्पोर्टेंट कुछ सेक्शन है उनको हम एक बार देख लेते हैं। लाइक सेक्शन 11 इम्पोर्टेंट है। इसमें क्लीननेस की बात करती है कि साफ़ सुथरी, पहला कि जो वर्क रूम है वो एक वीक में कम से कम एक बार तो साफ़ होना चाहिए। और उसकी सीलिंग, और सेकंड पॉइंट सीलिंग पेंटिंग हर 5 साल में एक बार तो होना चाहिए, रिपेयर होना चाहिए। थर्ड, उसमें कि जो विंडो है, फ्लोर है, इन सबको एक बार मेंटेन, दोबारा पेंट करवाना है, ये सब काम करने हैं, क्लीननेस रखनी है। डी में वो वॉल्स को पेंट कराना है, यही सेम। और वेयर दे पेंटेड अदरवाइज विद द सेम थिंग, वही सेम चीज़ें बताई गई हैं इसमें। ABCD, ए बोलता है कि मतलब डर्ट एंड रिफ्यूज शैल बी रिमूव्ड डेली स्वीपिंग, रोज़ होना चाहिए, हफ्ते में एक बार। बी बोलता है कि हफ्ते में एक बार क्लीन होना ही चाहिए। और सी बोलता है कि जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, जहाँ पे भी वो जगह मेंटेन होनी चाहिए। डी बोलता है कि जो वहाँ की वॉल हैं, वहाँ की खिड़कियाँ वगैरह, वो सब प्रॉपर पेंट होनी चाहिए। इसके बाद जो सेक्शन बचता है वो होता है सेक्शन 16, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ओवर क्राउडिंग अफेक्ट वर्कमैन। जो ओवर क्राउडिंग है वो वर्कमैन को बहुत ज़्यादा काम करने में अफेक्ट कर सकती है। नो रूम इन एनी फैक्ट्री शैल बी ओवर क्राउडेड टू एक्सटेंड इंजरीज टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर, मतलब ऐसा कोई भी रूम होना नहीं चाहिए जहाँ पे ओवर क्राउड, हद से ज़्यादा शोर हो, ताकि वो वर्कर की हेल्थ को नुकसान पहुँचाए। ऐसा कोई रूम होना नहीं चाहिए। इसमें जो वर्किंग स्पेस, इसमें बोला है कि जो वर्किंग स्पेस 9.9 क्यूबिक मीटर होना चाहिए पर्टिकुलर पर्सन के लिए, मतलब जो जगह 9.9 क्यूबिक मीटर पर्टिकुलर पर्सन के लिए होना चाहिए। बट कमिसमेंट के बाद 14 पॉइंट, मतलब कमिसमेंट हुआ उसके बाद वो जगह को चेंज करके कमिसमेंट करके 14.2 क्यूबिक मीटर कर दिया। और जो रूफ सेल होनी चाहिए वो 5 मीटर होनी चाहिए, पर्टिकुलर 14.2 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। ये सेक्शन 16 बताता है ओवर क्राउडेड। सेक्शन 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फेंसिंग ऑफ मशीनरी इन एवरी फैक्ट्री द फॉलोइंग नेमली, लाइक फर्स्ट एवरी मूविंग पार्ट ऑफ प्राइम मूवर एंड एवरी फ्लेट कनेक्टेड टू अ प्राइम मूवर। इतना कुछ इसमें घुसना नहीं है, सिंपली हमें देख लेना है कि फेंसिंग क्यों, सेफ्टी के लिए, फॉर सेफ्टी ऑफ वर्कर एंड एम्प्लॉय। एवरी डेंजर मशीन मस्ट फेंसिंग, कोई भी डेंजर मशीन है बहुत ज़्यादा खतरनाक है वो फेंसिंग होना चाहिए ताकि एक्सीडेंट से अवॉइड हो सके। एवरी पार्ट ऑफ द जनरेटर, मोटर एंड कन्वेक्टर, वो उनकी भी फेंसिंग होनी चाहिए। एवरी पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन मशीनर, इनकी भी कवरिंग होनी चाहिए, मतलब फेंसिंग होनी चाहिए। एवरी डेंजर और अदर मशीन मस्ट बी फेंस्ड। ये 3 पॉइंट है। पहले में जनरेटर, मोटर, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उनको भी फेंस करना है। बी, अगर ट्रांसमिशन मशीनरीज हैं उनको भी,
ऐसा कोई डेंजर मशीन है उन सबको भी फेंसिंग करके रखना है। इसमें मतलब यही बताया सिंपली कि जो सेक्शन 21 है उसमें जो भी खतरनाक चीज़ें हैं ABC ये तीनों में दी गई हैं, उन सब की फेंसिंग होनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट अवॉइड कर सकें। अब सेक्शन 22 ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। इसमें वियर टाइट फिट क्लोथ, मतलब सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें अगर आप काम वेयर इन एनी फैक्ट्री इफ़ द नेसेसरी टू एग्जामाइन एनी पार्ट मशीनरी रिफ्यूज सेक्शन 21। इसमें यही है कि अगर आप मशीन के बहुत ज़्यादा पास में काम कर रहे हैं तो आपको जो कपड़े हैं ढीले ढाले नहीं पहनने हैं, टाइट क्लोथ पहन के रखना है, ताकि ऐसे जैसे आप एग्जांपल औरतें चुन्नी मुन्नी ओढ़ के काम करती हैं तो उनकी चुन्नी तो ऐसे नहीं, बिल्कुल प्रॉपर कपड़े होने चाहिए। और ट्रेंड मेल वर्कर, अगर कोई सेक्शन 22 इसमें ट्रेंड मेल वर्कर होना चाहिए, मतलब जो भी है अगर कोई किसी के साथ काम कर रहा है तो उसके साथ एक ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, उसके अंडर में वो वर्क करे। नो वीमेन एंड यंग पर्सन अलाउड टू क्लीन लुब्रिकेट मशीन। ओके, वीमेन और यंग पर्सन उनको अलाउ नहीं है कि वो चलती हुई मशीन को साफ़ करे, ये थर्ड पॉइंट में बोला गया है। आई मीन A, B और C। आप इसको बहुत प्रॉपर्ली सिंपली तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सेक्शन 22 बोलता है कि टाइट क्लोथ पहनकर आपको काम करना है, आप किसी ट्रेंड मेल वर्कर के अंदर काम करें अगर कोई फर्स्ट काम जैसे करने आया है या उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और कोई भी महिला और यंग पर्सन चलती हुई मशीन को साफ़ ना करे। सेक्शन 21 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेक्शन, जिसमें है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन एंड डेंजर मशीन। लाइक अगर कोई यंग पर्सन है जो काम कर रहा है या काम करने के लिए अलाउ, तो उसको सारे प्रिकॉशंस बतानी है, सफिशिएंट ट्रेनिंग देनी है, काम मशीन पे वर्क करने से पहले उसको सफिशिएंट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। वर्क विथ एक्सपीरियंस पर्सन, और अगर वो काम कर भी रहा है तो कोई एक्सपीरियंस पर्सन के साथ काम करे। यही सेक्शन 23 में दिया है कि उसके पास सही बिल्कुल प्रिकॉशंस होनी चाहिए, सफिशिएंट ट्रेनिंग होनी चाहिए जिस काम को वो करने जा रहा है, बिकॉज ऑफ उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और ज़्यादा उसने वर्क नहीं किया है। सेक्शन 24 बात करता है स्ट्रीकिंग जियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर। इसको हम समझते हैं इमरजेंसी टाइम एवरी वर्क रूम मेंटेन पावर कट। ओके, इतन मतलब अगर जैसे इमरजेंसी आ जाती है, कहीं करंट की फ़्लो ज़्यादा हो गई या आग लग गई, तो ऐसी मेंटेनेंस होना चाहिए कि कोई रूम होना चाहिए जहाँ से हम पावर कट तुरंत कर सकें और जिससे तुरंत सारी लाइट बंद हो सके। आपने देखा ही होगा, लाइक हम सिलेंडर रखते हैं ताकि आग लग जाए या करंट के लिए, तो ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम तुरंत पूरी पावर को कट कर सकें। सेक्शन 28 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेक्शन। हॉइस्ट एंड लिफ्ट मेंटेन, मतलब वहाँ की जो लिफ्ट है वो बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए, कैपेसिटी उनमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, दमदार होनी चाहिए मीन्स। सेक्शन 38, और ये बिल्कुल आप बस नॉर्मली इनको पढ़ना है, जो कि ज़्यादा है नहीं। लिफ्टिंग मशीन्स, चेंज रूट, मतलब सेम 29 में कि जो मशीन्स है वो उनकी चेंज रूम्स ये सब बिल्कुल सही होनी चाहिए। सेक्शन 38 हम देखते हैं अब। सेक्शन 38 प्रिकॉशन इन द केस ऑफ फायर। हाँ, अगर आग लग जाती है तो उसके लिए प्रिकॉशंस होनी चाहिए। इसमें A और B दिया है, ध्यान से देखिए आप। इनस्केप फॉर ऑल पीपल, सारे लोगों को बिल्कुल अलर्ट करके रखना है कि अगर ऐसे कोई हादसा हो जाए, अवेयर करके रखना है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमें क्या करना है, कहाँ से निकलना है, ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और इक्विप और B में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हमें वर्कर को ट्रेंड करके रखना है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो हमें उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। सेक्शन 48 क्योंकि ये जो सेक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको नॉर्मली पढ़ सकती हैं। सेक्शन 48 जो कि बहुत बार एग्जाम्स में आया है, तो हम देखते हैं एक बार। सेक्शन 48, यस, सेक्शन 48 का B जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी ऑफिसर। सेक्शन 48 के B में बताया कि जो सेफ्टी ऑफिसर 1000 और मोर वर्कर, अगर 1000 और 1000 से ज़्यादा वर्कर होंगे तो उधर सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। सेफ्टी ऑफिसर गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। सेक्शन 48B बताता है कि अगर 1000 और 1000 से ज़्यादा वर्कर हैं तो उधर एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, वो होगा सेफ्टी ऑफिसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी ऑफिसर आप देख लें।
सेक्शन 45, 45, 46, 47, 49। ओके, तो यहाँ पे है यस। सेक्शन 45 में होता है कि फायर एंड एप्लियंस, इसमें कि अगर इमरजेंसी आ जाती तो एम्बुलेंस रूम होना चाहिए, उसमें 500 वर्कर एम्बुलेंस रूम होना चाहिए। अगर 500 वर्कर हैं, फैक्ट्री में 500 वर्कर हैं तो उसमें एम्बुलेंस रूम होना चाहिए सेपरेटली। सेक्शन 46 जो कि बात करता है, हाँ, अगर 250 से ज़्यादा वर्कर हैं तो उधर कैंटीन, प्रॉपर एक कैंटीन जगह होनी चाहिए, कैंटीन होना चाहिए वर्कर के लिए। और सेक्शन 47 शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम, रेस्ट रूम होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर हो, रुकने के लिए जगह हो, वहाँ पे वो लंच कर सकें। सेक्शन 48 क्रीचर्स फैसिलिटीज़, अगर 30 और 30 से ज़्यादा महिलाएं हैं तो उनको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। सेक्शन 49 वेलफेयर ऑफिसर, जो कि मैंने अभी आपको बता ही दिया कि अगर 500 या 1000 से ज़्यादा वर्कमैन हैं तो उधर अपॉइंट किया जाएगा वेलफेयर ऑफिसर को, 500 से ज़्यादा वर्कमैन हैं तो। अब इसको देखते हैं हम। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ चेंजेस हुए हैं और इस एक्ट को आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं। तो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि चेंज हुआ है, इसमें नहीं दिया, जो कि मैं आपको बस सिंपली बता देती हूँ। चेंज जैसे चाइल्ड की एज में चेंज हुआ है कि बच्चा, इस एक्ट के द्वारा जो चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बता दूँ। जैसे चाइल्ड एज 12 से 14 कर दी है, हावर रिड्यूस कर दिए, मतलब 5, पहले 5 थे अब 4 कर दिए हैं। टाइमिंग 7 PM नो, मतलब 7 बजे के बाद कोई काम नहीं करेगा। एक वीक में सिर्फ 48 हावर ही काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। 5 हावर के बाद मतलब 5 घंटे के बाद थोड़ा, हाँ, आधे घंटे के लिए वो होनी चाहिए, रेस्ट पीरियड होना चाहिए। वीकली हॉलीडे होने चाहिए। ओवर टाइम वेजेस के लिए उसको अलग से इनकम मिलनी चाहिए। सेम थिंग अगर कोई ओवर टाइम करता है तो एक्सेस ऑफ द 48, मतलब 9 आवर से ज़्यादा अगर ओवर टाइम करेगा तो वो, मतलब 48 वीक्स और 9 आवर से ज़्यादा कोई काम करता है तो वो ओवर टाइम में आ जाएगा। यही है हमारा पूरा एक्ट 1948 एक्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक भी करें, और मुझे प्लीज़ बताएं कि मेरी वीडियो में क्या कमी है ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से उसको कवर